My dear students, welcome to all of you at Easily English Solution and Easy Way of Learning। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, CBSE क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यूरोप के इतिहास के बारे में बहुत कुछ फैक्ट दिया है और यदि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो इससे ही संबंधित चैप्टर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें शुरुआत के कुछ थीम्स इससे ही रिलेटेड हैं। तो आइए चैप्टर को समझते हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में, ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझकर और इस चैप्टर में आने वाले किसी भी तरह के क्वेश्चन हो एग्ज़ाम में यदि आए तो मैं यह गारंटी देता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर का दे सकते हैं। इतना इजी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे कि आप अच्छी तरह इसको समझ जाएंगे और एक बार में ही याद भी हो जाएगा। यह भी मेरा एकदम दावा है। सिर्फ आपको ध्यान से सुनते रहना है बस। तो आइए समझते हैं। देखिए क्या है कि सुबह का वक्त था 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को पूरा का पूरा फ्रांस का जो राजधानी है पेरिस, तो पूरा शहर चौकन्ना था। उस दिन चौकन्ना होने का कारण क्या था लोगों का, कि जो वहाँ के राजा थे, वहाँ के राजा कौन थे, लुइस 16, उन्होंने एक आर्मी की टुकड़ी भेजी थी और सिटी में, शहर में घुसने का आदेश दिया था। तो उन्होंने तो आर्मी भेजी थी। अब लोगों के बीच में अफवाह क्या फैल गया था, लोगों के बीच में ऐसा अफवाह फैला था कि जल्द ही वह आदेश देने वाले हैं आर्मी को फायर ओपन करने के लिए जनता पर, कि लोगों पर फायर करो। ऐसी अफवाह फैल गई थी। तो अब ऐसी परिस्थिति में लोग तो चौकन्ना होंगे ही। अब देखिए क्या हुआ, तो करीब 7,000 लोग, पुरुष और महिलाएं भी इकट्ठा हो गए जो शहर का टाउन हॉल था, उस टाउन हॉल के सामने। और उन लोगों ने सोचा कि हम लोग एक पीपुल्स मिलिटिया, यानी लोगों की सेना बनाएं, अपनी सेना, ताकि उस राजा के द्वारा भेजी गई सेना के टुकड़ी का सामना तो करना है और हम लोग करेंगे। अब उन्होंने ऐसा करने के लिए क्या किया, तो उन्होंने ऐसा करने के लिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, सरकारी इमारतें थी, उनमें जबरन घुसे, जबरन प्रवेश किए उन बिल्डिंग्स में, और हथियार के तलाश में जबरन सरकारी बिल्डिंग्स में बहुत सारे वे लोग घुसे, बलपूर्वक प्रवेश किए। अब देखिए अंततोगत्वा क्या हुआ, करीब कुछ 100 लोगों का एक ग्रुप, अंततोगत्वा कुछ 100 लोगों का एक ग्रुप जो है वह बढ़ते बढ़ते शहर के पूर्वी भाग में आया, ईस्टर्न पार्ट में आया। और ईस्टर्न पार्ट में आकर के एक जो किला था, कैद वाला किला, कैद करने वाला, कैदियों वाला, वहाँ पर जमा हो गई। अब इस किले का नाम था बैस्टिल। उन लोगों की आशा थी, लोगों की, कि यहाँ पर बहुत सारे एम्यूनिशन मिलेंगे, हम लोगों को हथियार मिलेंगे, सरकारी हथियार रखे होंगे, इनको लूटेंगे और हम अपने काम में लाएंगे। इसलिए बैस्टिल के किले को सैकड़ों लोगों ने घेर लिया। तो अब वहाँ पर क्या हुआ, आर्म्ड फाइट हुआ
हथियारबंद विद्रोह हुआ। उसके जो गार्ड्स थे किंग के, और जो मतलब उस किले की रखवाली में लगे थे, और जो जनता किले को घेरी थी, उन लोगों के बीच में। तो इसी मुठभेड़ में जो किले का कमांडर था बैस्टिल का, वह मारा गया, और जो भी कैदी उसके अंदर थे उनको रिलीज कर दिया, इन लोगों ने छुड़ा दिया। तो भले ही ज़्यादा मात्रा में कैदी नहीं थे, सिर्फ 7 ही कैदी उसके अंदर बैस्टिल के किले के अंदर थे। अब देखिए, यह जो बैस्टिल का किला था, लोग बहुत ही इससे घृणा करते थे, बहुत ही घृणा करते थे। इसलिए घृणा करते थे क्योंकि यह क्या था, किंग के डिस्पोटिक पावर का सिंबल था, राजा के निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। और क्योंकि राजा इसमें लोगों को इसी में दंडित करता था, रखता था। अब यह जो किला था, इसको भी लोगों ने ढाह दिया, डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया। और इस गिरे हुए किले के जो जितने भी पत्थर के टुकड़े थे, उन टुकड़ों का क्या हुआ, तो उनको लोगों ने बाज़ार में सेल करना शुरू किया, बेचना शुरू कर दिया। अब ऐसे लोग भी थे वहाँ पर जो लोग इस विनाश को अपनी विजय मानते थे, और इसके एक एक टुकड़े को अपने लिए एक प्रतीक, निशानी मानते थे कि निरंकुशवाद का समाप्ति का यह चिन्ह है, विनाश का चिन्ह है। तो उन लोगों ने खरीद कर उस टूटे हुए किले के एक एक पत्थर के टुकड़े को रखा। अब देखिए, तो ऐसी तो घटना हुई। अब उसके बाद जो आने वाले दिन हुए, उसके बाद आने वाले दिनों में भी बहुत सारे राइट, बहुत सारे दंगे देखे गए फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और देहाती क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोग थे जो इन बातों का विरोध करने लगे। किन बातों का, तो हाई प्राइस जो बढ़ गया था ब्रेड का, ब्रेड के दाम बहुत ही बढ़ गए थे, तो इसका विरोध करने लगे। अब देखिए, तो इस घटना, यह जो घटना हुई, इस घटना के बहुत समय बाद जब हिस्टोरियंस इस घटना पर दृष्टि डालते हैं, नज़र डालते हैं, इतिहासकार, इतिहास लिखने वाले, तो उन लोगों ने यह देखा कि अरे भाई, यह जो घटना थी, यह तो बहुत सारे घटनाओं की जो एक समूह थी, श्रृंखला थी, चेन थी, उसकी शुरुआत इसको कहते हैं द बिगनिंग ऑफ ए चेन ऑफ इवेंट्स। और अंत में, यानी इस घटना के बाद बार बार एक घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना शुरू हो गई, यही शुरुआत थी। और घटनाओं का यह सिलसिला वहाँ जाकर थमा कि अंत में क्या हुआ, लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। अंततोगत्वा फ्रांस के जो राजा थे, उनकी भी हत्या हो गई, यानी उनको मार दिया गया इन्हीं क्रांति में। और हालांकि जो लोग थे, उन लोगों ने ऐसी आशा नहीं की थी उस समय कि इन घटनाओं का परिणाम इस तरह का हो जाएगा, ऐसा इसका आउटकम निकलेगा, ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन कैसे और क्यों यह हुआ, कैसे और क्यों हुआ, आइए, यह तो जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तभी इस बात को हम लोग जानेंगे। ये अब इस चैप्टर के पॉइंट 1 को समझते हैं, जिसका कि हेडिंग है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस का समाज। तो आइए इसको समझते हैं कि इस पॉइंट में क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ दिया है कि 1774 में लुइस 16 जो था, बर्बन डायनेस्टी का, बर्बन फैमिली का राजा था, वह गद्दी पर बैठा फ्रांस की। और उस वक्त, जिस वक्त की वह गद्दी पर बैठा, उस समय मात्र 20 साल का ही वह था। और उसकी शादी हुई मैरी एंटोनियट से, मैरी एंटोनियट, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अब देखिए आगे क्या होता है। तो अब यह जो राजा बना, नया राजा,
नए राजा ने बहुत सारी समस्याएं इसके सामने उपस्थित हो गई, यानी बहुत समस्याओं को झेला इसने। सबसे पहले तो समस्या था कि जब राजा बना तो फ्रांस का पूरा खजाना जो था खाली था, ट्रेजरी ही एम्प्टी था। इसका कारण क्या था कि बहुत ही लंबे समय तक युद्ध लड़ा था फ्रांस ने, और युद्ध लड़ने के चलते वहाँ की फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज थी, जितने भी आर्थिक संसाधन थे, वे कम हो चुके थे या समाप्त हो चुके थे, आप कह सकते हैं। अब ऐसा तो हुआ ही था, और इसके ऊपर से पूरा का पूरा जो फिजूल खर्ची उसका दरबार था, राज दरबार, बिल्कुल फिजूल खर्च करने वाला। वर्साली का जो महल था वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च होता था। उसकी रानी भी बहुत खर्चीली थी, और पूरे के पूरे इस फिजूल खर्च दरबार का खर्च भी उसे मेंटेन करना था राजा को, और ऊपर से राज्य का खजाना भी ख़त्म है। तो इस प्रकार का प्रेशर उसके अंदर उसके सामने था राजा बनते ही। अब देखिए, जो लुईस 16 था, लुईस 16 ने क्या किया था कि 13 जो अमेरिकन कॉलोनीज थे, कॉलोनीज का मतलब उपनिवेश, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो किसी अन्य देश का गुलाम हो, तो अमेरिका के 13 ऐसे कॉलोनीज थे, उपनिवेश थे, जिनको आज़ादी दिलाने के लिए, जो अमेरिका और फ्रांस का कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका का भी दुश्मन और फ्रांस का भी दुश्मन, तो उसके खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ने में फ्रांस ने सहायता की थी अमेरिका की, यानी वहाँ के अमेरिका के 13 कॉलोनीज को आज़ादी दिलाने में युद्ध लड़ा था फ्रांस ने। तो इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते भी फ्रांस की बहुत सारी रिसोर्सेस समाप्त हो गई, बहुत सारा एक्सपेंस हुआ, खर्च हुआ। अब इस युद्ध का परिणाम क्या था, तो इससे फ्रांस पर जो बोझ बढ़ा, जो कर्ज का बोझ, इस युद्ध के चलते 1 बिलियन लिवरे वहाँ करेंसी उस टाइम का था, 1 बिलियन लिवरे कर्ज का बोझ बढ़ गया फ्रांस के ऊपर, और पहले से ही और कर्ज था, तो टोटल बढ़कर 2 बिलियन लिवरे फ्रांस के ऊपर कर्ज हो गया। अब जो लेंडर्स थे, जो राज्य को कर्ज दिए थे, अब वे लोग क्या करना शुरू किए, तो वे लोग शुरू कर दिए 10%, 10% इंटरेस्ट लेना उस लोन पर, जो कि उन लोगों ने वहाँ के फ्रांस के राज्य को दिया था। अब ऐसा जब हुआ तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी भाई, जो फ्रांस की सरकार थी, अब मजबूरन उसको टैक्स बढ़ाना था, इसका बजट अब बढ़ाना था, इंटरेस्ट का जो पेमेंट था उसको पेमेंट देने के लिए टैक्स का बजट बढ़ाना था इसका। अब दूसरा चीज़ कि ऊपर से जो भी रेगुलर एक्सपेंसेस थी, रोज़ रोज़ के खर्चे थे दरबार के, उनको भी मेंटेन करना था। आर्मी के खर्च, राज दरबार के खर्च, सरकार चलाने के खर्च, सरकारी ऑफिसेज के खर्च, जो भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थे उनके खर्च, तो मजबूरन सरकार पर तो दबाव थी, अब उसको टैक्स बढ़ाना ही था। फिर भी अब ये जो टैक्स बढ़ाने वाली जो मेजरमेंट थी, यह भी कोई काफ़ी नहीं थी। जो टैक्स वाली जो मेजरमेंट थी, यह तो काफ़ी नहीं थी। सिर्फ टैक्स बढ़ाने से ऐसा कुछ नहीं होता कि टैक्स बढ़ाने पर क्रांति ही हो जाएगा राजा के खिलाफ, वो तो बढ़ते घटते रहता है। टैक्स कैसा बढ़ा, किसके ऊपर बढ़ा, अब यह जान लेना बहुत ही आवश्यक है। और टैक्स बढ़ने पर आखिर इस प्रकार की क्रांति हुई तो क्यों हुई, तो वास्तव में देखिए अब आगे आप जानेंगे। इसमें जो फ्रांस का समाज था 18th सेंचुरी में, वह डिवाइडेड था, वह बटा हुआ था 3 स्टेट में, यानी 3 तरह के सामाजिक लोग थे वहाँ पर। ये नहीं कि 3 तरह की वहाँ नस्लें थी, रेस थी, या इस तरह का कोई जातियाँ थी, ऐसा कुछ नहीं। वो राजा की तरफ से डिवाइड किया गया था 3 स्टेट में, लोगों को 3 टाइप के लोग बनाए गए थे।
अब देखिए वे लोग थे कौन कौन, तो वे लोग थे क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट। तो जो थर्ड एस्टेट था उसी को सिर्फ टैक्स देना पड़ता था, यानी जो लोग थर्ड एस्टेट में आते थे सिर्फ वे लोग ही टैक्स देते थे। अब ये जो समाज था, ये जो राज्य का जो समाज था उस समय का, यानी मिडिल एज का फ्यूडल सिस्टम वाला समाज था। फ्यूडल सिस्टम वाला समाज क्या था, यानी फ्यूडल लॉर्ड होते थे, वे भी टैक्स लेते थे। आगे मिलेगा आपको इसमें। फ्यूडल लॉर्ड यानी ये नोबेल लोग होते थे, वे भी टैक्स लेंगे। वे अपने अंदर काम करवाएंगे लोगों को फ्री में, बिल्डिंग्स में, रोड में जो भी, और सेना में भी काम करवाएंगे अपना, और टैक्स भी लेंगे। और राजा को भी टैक्स देना है, यानी फ्यूडल लॉर्ड्स को देने वाला टैक्स को फ्यूडल ड्यूज बोलते थे। ये मिलेगा आपको इसी में आगे। तो मिडिल एज में फ्रांस में ऐसा था, फ्यूडल सोसाइटी था। देखिए फ्रांस में मुख्य रूप से ओल्ड रिजाइन यह वर्ड आता है। फ्रांस में ओल्ड रिजाइन वर्ड आता है, जो भी उस समय के इंस्टीट्यूशन है उनको डिस्क्राइब करने के लिए। 1789 से पहले का जो समय है फ्रांस में, उसको ओल्ड रिजाइम कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो फिगर 2 है, फिगर 2 इस सिस्टम को दिखाता है फ्रांस में स्टेट वाले सिस्टम को, कि कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो देखिए उस फिगर को हम लोग अभी रीड करेंगे, पहले इस पैराग्राफ को एंड कर लें। देखिए पीजेंट्स जो थे, छोटे किसान या बिना ज़मीन वाले किसान, भूमिहीन किसान 90% थे। 90% उनकी आबादी थी। और लेकिन फिर भी उनमें बहुत कम संख्या में ऐसे लोग थे जिनका कि अपना ज़मीन था, अपने ज़मीन पर खेती करने वाले लोग बहुत ही कम थे। अब देखिए करीब 60% जो लोग थे, 60% जो ज़मीन था वहाँ का, वो नोबल्स के पास थे, चर्चेज के पास थे, और जो भी रिच मेंबर थे, थर्ड एस्टेट के कुछ धनी लोग थे, उन लोगों के पास थे। यानी नोबल्स, चर्च और थर्ड एस्टेट के कुछ ही धनी लोगों को मिलाकर 60% ज़मीन जो है था। अब देखिए पहले जो 2 स्टेट के लोग थे, पहले 2 स्टेट के जो लोग थे, यानी क्लर्जी यानी वे फादर चर्च के, और नोबिलिटी, ये लोग। अब देखिए नोबिलिटी क्या है, नोबल कौन होते थे? नोबल लोग वे होते थे जिन पर बिल्कुल टैक्स, जिनको मतलब नहीं देना रहता था, और ये बड़े लोग होते थे। नोबल बना भी जा सकता था, एक बार में ही ज़्यादा टैक्स दे दीजिए राज्य को खूब, और उसके बाद नोबल के लिस्ट में आप शामिल हो गए, और उसको अब आजीवन आपसे कभी टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा भी सिस्टम था। तो ये लोग जो थे क्लर्जी और नोबिलिटी, फर्स्ट 2 स्टेट, इनको बहुत सारी प्रिविलेजेज मिली थी, बर्थ राइट प्रिविलेजेज, जन्म सिद्ध अधिकार। यानी उन परिवारों में जन्म ले लिए तो आपको बहुत सारी छूट राज्य की तरफ से मिलने वाली है। और इनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था प्रिविलेज, तो एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेज, कर नहीं देना है आपको, टैक्स देने में छूट, यह सबसे बड़ा उनका, स्टेट का टैक्स नहीं देना है, सबसे बड़ा उनका बर्थ राइट प्रिविलेज, जन्मसिद्ध अधिकार था क्लर्जी और नोबेलिटी को, यानी कि पादरियों को और नोबल लोगों को, सामंत लोगों को, नोबल यानी सामंत। अब ये देखिए उसके बाद जो नोबल लोग थे उनको फ्यूडल प्रिविलेज भी था। फ्यूडल प्रिविलेज ये क्या था, तो फ्यूडल ड्यूज ये तसीलते थे, यानी सामंतवादी कर भी लेते थे, जो किसानों से तसीलते थे, जो किसान खेती कर रहे हैं उनके खेतों में, उनसे टैक्स भी तसीलेंगे। और इसके बावजूद जो पीजेंट्स थे, जो भी किसान थे, उनको इनके लिए काम भी करना पड़ता था मुफ्त में, वो भी अपने ये नोबल के लिए, फ्यूडल लॉर्ड के लिए। या तो उनके घरों में काम कीजिए, या उनके खेतों में काम कीजिए, या उनके आर्मी में सेवा कीजिए। राजा के लिए ये लोग आर्मी रखते थे, छोटी छोटी आर्मी की टुकड़ी, और जब भी मोनार्क को आवश्यकता हुई वो सारे नोबल से अपने आर्मी को मंगवा लेगा, ऐसा मतलब कंस्ट्रक्शन था उस समय, ऐसी रचना थी। तो इस प्रकार की स्थिति थी। आप यदि सतीश चंद्रा जी का पढ़ेंगे
मध्यकाल के बारे में, दुनिया के बारे में भी लिखा है उन्होंने और भारत के बारे में भी। तो उसमें मिलेगा कि किस प्रकार ये पूरे यूरोप की संरचना शुरू हुई, राजनीतिक स्थिति की, कैसे फ्यूडल लॉर्ड्स बने, कैसे मैनोर बने, ये कैसे कौन कौन से हुए। तो राजा तो थे ही नहीं शुरू में, राजा बाद में आए, उससे पहले ये सारे जो लोग थे, और कैसे एक राजा बाद में बनने लगे। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो देखिए, तो रोड बनाने में ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ थी, इन सब में उनको काम करना पड़ता था, और वो भी मुफ्त में। अब देखिए फिगर नंबर 2 को थोड़ा सा हम लोग रीड करते हैं। देखिए सबसे ऊपर तो क्या है, फर्स्ट स्टेट है क्लर्जी, यानी चर्च के जो है फादर हैं क्लर्जी में। उसके बाद सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी है, नोबल लोगों के बारे में अभी आपने जाना ही। और उसके बाद जो थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट में कौन कौन से लोग हैं भाई, तो बिग बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, व्यापारी, और कोर्ट में जो काम करने वाले लोग हैं, राज दरबार में, ये कोई कचहरी नहीं था उस समय, और जो भी लॉयर्स थे, जो भी कानून के जानकार थे उस समय, तो वे लोग। और उसके बाद उनसे नीचे ही कहिए पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, और यानी जो कलाकार थे, और जो किसान थे, भूमिहीन किसान या छोटे किसान। देखिए उसके बाद या लैंडलेस लेबर या सर्वेंट, नौकर। तो इस प्रकार संरचना थी एस्टेट्स की फ्रांस में मिडिल एज में, ठीक है। तो अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या थी, चर्च जो था, चर्च भी अपना टैक्स लेता था। चर्च के टैक्स को टाइद यानी धार्मिक कर कहते थे, वो भी पीजेंट से टैक्स लेता था। और अंत में ये सारे के सारे जो मेंबर थे थर्ड स्टेट के, वो स्टेट को भी टैक्स देते थे, राज्य को। चर्च को भी टैक्स दो, नोबल को भी टैक्स दो, और राज्य को भी टैक्स दो। वाह भाई। अब देखिए, और सारा का सारा बोझ थर्ड स्टेट पर ही था। तो राज्य को जो सीधा टैक्स जाता था, डायरेक्ट टैक्स, उसको टाइल बोलते थे। राज्य को लगने वाला टैक्स टाइल, और चर्च को लगने वाला टैक्स टाइद, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स को लगता था उसको फ्यूडल ड्यूज। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। टर्म बहुत ही आवश्यक है, हिस्ट्री में आपको टर्म नहीं याद रहेगा तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेज भी बहुत सारे लगते थे, और जो कि वस्तुएं होती थी, रोज़ रोज़ काम आने वाली सामान होती थी, जैसे कि नमक, तंबाकू इत्यादि। तो इन सारी चीज़ों का, यानी जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ थी, जितने भी आर्थिक जो क्रियाएं थी, राज्य के जो भी खर्चेज थे, उसको टैक्स के द्वारा पूरा करने का बोझ इसके ऊपर था, सिर्फ थर्ड स्टेट के ऊपर था। तो सोचिए कि यह न्याय है कि अन्याय है, और ऐसे में समाज के लोग क्या करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इतना तो आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 1.1 द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए संघर्ष। तो देखते रहिए आप इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।